Yes, dear students, very good morning to all, and you are welcome in the online tutorial of Park Public School. Yesterday we had done graph, and today, as per the commitment, we will do the equations of motions. बेटा we have given to you notes, but उन नोट्स के अंदर जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो थोड़ा सा मेथड अलग है, अलग इन द सेंस मे भी तुम्हें अंडरस्टैंड कर पाओ या तुम अंडरस्टैंड ना कर पाओ, बट जहां पर जो मैं सॉल्व कर रहा हूं ये तुम एक एक एज इट इज वर्ड अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे. नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें जो लेवल है बहुत इजी है, और ये आज वो टाइम आ चुका है जब हम हमेशा बात करते आए हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, होल लाइफ हमें पढ़ते रहना. अब इनको सिर्फ 9th क्लास में ये आज वो दिन है जो ये तुम्हें इक्वेशंस ऑफ मोशन समझाई जा रही है. इसके बाद ये दिन दोबारा नहीं आएगा. बहुत अच्छे से इनको समझना, और बहुत ज्यादा ये लगा लो कि 6th क्लास का लेवल होगा, मुश्किल से 6th क्लास का, 6th 7th क्लास का ये लेवल है. जो बच्चा इसको भी नहीं कर पाएगा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसेगा वो. तो इसलिए बेटा प्लीज कंसंट्रेट करेंगे, यहाँ पर सभी बच्चे यहीं पे ही कंसंट्रेट करेंगे. एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि कभी मम्मा ने आवाज लगा लिया, पापा ने लगा लिया, ब्रदर सिस्टर ने बुला लिया, या कोई मैसेज आ गया फोन में. नहीं, फ्लाइट मोड पे कर दो फोन को, चाहे फोन को जैसे मर्जी करो, बट कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल अच्छे से इसको लर्न करना है और इसको एक एक वर्ड समझना है और अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है. नोट्स में चाहे जैसे मर्जी वो हुआ है उसे भूल जाओ, यहाँ पर आ जाओ. ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. यहाँ पर मेरे तुम एक ग्राफ देख पा रहे हो, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर. अब मुझे कोई बताएगा ये ग्राफ किस चीज को बिलोंग करता है, क्योंकि कल हमने ग्राफ किया है तो बता सकते हैं ये ग्राफ वीटी है या एसटी है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या नहीं है. तो हम बात करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि ग्राफ एसटी ग्राफ है या वीटी ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. तो आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट है. यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड, टाइम का यूनिट, तो ये वीटी ग्राफ हो गया. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या नहीं है, तो आंसर है कि ये इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा ग्राफ, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है. यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, देख सकते हो u. ठीक है, कल मैंने लास्ट ग्राफ करवाया था, थोड़ा सा याद करना इस चीज को कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही. अगर ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो हम कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था. इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऑलरेडी हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी ली हुई है u. और मैंने कल भी ये लास्ट पॉइंट बताया था तुम्हें कि हमें अगर डेरिवेशंस करनी है तो u को जीरो नहीं करना. अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ ओरिजिन से लूंगा तो u की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हमें वो नहीं काम करना, जीरो नहीं करना. तो अब ये उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई जिगजैग लाइन नहीं है, कोई कर्व्ड लाइन नहीं है, तो दैट मींस ये एक्सेलरेशन शो करेगा. तो आंसर है यस करेगा, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है. वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज भी हो रही होती तब भी कोई दिक्कत नहीं, चेंज तो हो रही थी, तो एक्सेलरेशन तो होगा. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो बेटा बहुत यूनिफॉर्म हो रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग. क्यों? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कोई जिगजैग मोशन नहीं है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बहुत यूनिफॉर्म मैनर में इंक्रीज हो रही है, इक्वल 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 इंक्रीज हो रही है. ये सब कुछ समझ आ जाना चाहिए. अब इसके बाद और कोई लेवल नहीं रह जाता कि हम उसे कैसे एक्सप्लेन करें. ठीक है, तो ये ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया, तो मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूं. सभी इस ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेंगे सारे बेटा. तो यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर ये नीचे वाला जो टाइम एक्सिस है ये तो ग्राफ ड्रॉ हो गया, ये हमने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया. ये सारी लाइंस फिर मैंने डॉटेड डॉटेड लगा रखी हैं. ठीक है, मेन ग्राफ समझ आ रहा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप. यहाँ पर ये स्लोप बनी हुई है, दिस इज द स्लोप. किसकी स्लोप है? ये वीटी ग्राफ की स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप है. ये वेलोसिटी कितनी है इसकी? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है u, लेकिन टाइम t के बाद ये इनिशियल वेलोसिटी बढ़ते 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 हो जाती है कितनी, यहाँ पर आकर देखा तो वो थी v. तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. तो टाइम है यहाँ पर हमारे पास t टाइम में वो u से कितनी वेलोसिटी पर पहुंच जाता है? v वेलोसिटी पर. इतनी ज्यादा वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है. ठीक है, यहां तक हो गया. फिर हम क्या करते हैं, जो हमने ये डॉट 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 लगाए इनकी नेमिंग कर देते हैं. एनसीईआरटी बुक में देख लेना, उसके अकॉर्डिंग अगर नेमिंग करनी है, मैंने बहुत सिंपल सी ले ली है. ओरिजिन को O मान लिया है,
फिर ए ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर सी ले लिया, फिर डी ले लिया, फिर ई ले लिया। सीक्वेंस में मैंने यहाँ नेमिंग कर दी है। जो नेमिंग तुम ग्राफ में करोगे वही नेमिंग तुम्हें डेरिवेशंस में करनी है। ऐसा ना हो कि ग्राफ तुमने बुक में से लर्न कर दिया, डेरिवेशन यहाँ से लर्न करके सारा कुछ खिचड़ी बना दी। ऐसा मत करना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यही मुझे अपने ग्राफ में यूज करना है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि 6th-7th क्लास का लेवल है, तो देखना कैसे 6th-7th क्लास का लेवल होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें तुम्हें। ये जो फॉर्मूला जिसमें लगाने जा रहे हो तुम, वो तुम्हें 5th क्लास में 4th क्लास में बता दिए जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सब हो चुका होता है ये हमारा। तो सिर्फ समझना है बेटा। ये हमें ऐसे लगता है कि ग्राफ अब नवा आया, ये है वो है, कुछ नहीं है। ऐसे समझोगे तो क्या अब इतना इजी लग रहा है, सबको इजी लग रहा होगा यो। तो यहाँ पर बेटा ये इनिशियल वेलोसिटी ली हुई है, ये फाइनल वेलोसिटी ली हुई है, ठीक है। ये इंक्रीज हुई थी वेलोसिटी u से v तक, कितने टाइम में इंक्रीज हुई थी, तो आंसर है t टाइम में इंक्रीज हुई थी। फिर हमने जो जो ये डॉटेड डॉटेड लाइन लगाकर इसको कंप्लीट किया हुआ है कि t टाइम में मैंने ये डॉट को टच किया, फिर उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी तक गया v, ठीक है। ये बच गई थी लाइन, इसको भी मैंने यहाँ पे ऐसे कंबाइन कर दिया। ये कंबाइन करने का क्या रीजन था, ये मैंने a और d को कंबाइन क्यों किए कि ऊपर वाली फिगर तुम्हारे लिए ट्रायंगल की शेप में नजर आए और नीचे वाली फिगर तुम्हारे को रेक्टेंगल की शेप में नजर आए। ये दो अलग अलग यहाँ पर शेप्स नजर आनी चाहिए, एक ट्रायंगल नजर आना चाहिए और एक रेक्टेंगल नजर आना चाहिए। इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे इस स्लोप के नीचे का एरिया मिल जाएगा तुम्हें। याद है कल मैंने नोट करके लिखवाया था कि अगर तुम्हें वीटी ग्राफ के अंदर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इस स्लोप के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ यहाँ पर ऐसा किया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने नेमिंग कर दी ओ से ए बी सी डी ई। फिर बेटा जो भी तुम मेजरमेंट करोगे वो ओरिजिन से स्टार्ट करोगे। तो मैं कहता हूँ ओ और ए के बीच की रीडिंग क्या है, तो तुम कहोगे ओ से लेकर ये ए तक ये रीडिंग है यू। तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, देखो ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत ध्यान से देखना। यहां से लेके ओरिजिन वाली लाइन से लेके इस लाइन से लेके ये जो रीडिंग है ये है u, दिखा u। यहां तक की ये जो रीडिंग है o से इस पॉइंट a पॉइंट तक को तुम u लिखोगे क्योंकि वो u है, ये देखो, ठीक है। अब o से ही लेकर यहां से लेके यहां तक मत देख लेना, a टू b मत देखना। o से लेकर यहीं से ही लेकर यहां तक की जो रीडिंग है कंप्लीट रीडिंग वो v है। ये देखो चेक करो बेटा, ये लाइन लगी हुई है स्ट्रेट एरो, चेक करो यहां से लेके यहां तक ये है v, ठीक है। तो जो भी रीडिंग स्टार्ट होती है, मेजरमेंट स्टार्ट होती है, तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से यहां पहुंची u, फिर पहुंचते पहुंचते पहुंच गई v, लेकिन स्टार्टिंग कहां से ले लें 0 से, ये फिर ये, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इतना गैप है इनिशियल वेलोसिटी में, ठीक है। इस टाइम ऑब्जेक्ट इतना 0 से मतलब इतना पहुंच चुका है u वेलोसिटी पर, फिर वो यहाँ फाइनल वेलोसिटी पर पहुंच जाता है। तो टाइम ले लेगा वो इतने काम के लिए t। तो ये बेटा समझ आ गया सबको कि इतने गैप को हमने u लिखना है, और इस यहाँ से नीचे से यहाँ से ये वाला नहीं, यहाँ से इनिशियल से यहाँ तक पूरा लिखना है हमने ओरिजिन से v। तो ये है बेटा u और ये है v। तो ये बीच वाला गैप क्या है, तो तुम कहोगे दिस इज द v माइनस u, कि v में से इस u को माइनस कर दो, तो ये बच गया ना, ये पूरा v है, u को माइनस कर दो तो ये रह गया v माइनस u। तो ये गैप जो है ये गैप है v माइनस u, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज नॉन एज, इसको बोलोगे तुम, ये जो लिख रहे हो ये है बेटा तुम्हारे लिए चेंज इन वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। फाइनल माइनस इनिशियल देख पा रहे हो, तो इतनी वेलोसिटी चेंज हुई है, यहां से लेके यहां तक की वेलोसिटी चेंज हुई है, कितने टाइम में, t टाइम में चेंज हुई है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का गैप u है, यहां से लेके यहां तक का गैप v है, o से लेके e तक का गैप t आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा t होगा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का गैप आ गया t। डन, आई होप कि ये तुम्हें समझ आया होगा। और दूसरा पॉइंट ये भी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं बेटा, ये ग्राफ हमारे पास टोटल जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो आज हमने डेरिवेशंस करनी है, वो टोटल डेरिवेशंस हैं 3। कितनी डेरिवेशंस है टोटल, 3 डेरिवेशंस है बेटा, ठीक है। बेसिकली वो 2 ही डेरिवेशंस है, क्योंकि फर्स्ट जो डेरिवेशन होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो पेपर में नहीं आती, वो बहुत सिंपल है। अभी देखना क्या होगा,
तो लेकिन ये ग्राफ और एक ये कंसिडरेशन, ये मैं अभी बता रहा हूँ कि कंसिडरेशन क्या होता है, ये तुम्हें तीनों के तीनों डेरिवेशंस में रिपीट करना है। मैंने एक ही बार बनाया लेकिन तुम्हें रिपीट करना है। फर्स्ट अगर पेपर में आते तो फर्स्ट में ग्राफ और कंसिडरेशन लिखनी है एज इट इज, सेकंड आ जाती है तो सेकंड में एज इट इज, थर्ड आ जाती है तो थर्ड में एज इट इज। मतलब तुम्हें ग्राफ और कंसिडरेशन के बिना कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, ठीक है। और इसको बोलते भी हम क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिकल मेथड। ये एक ग्राफिकल मेथड है हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को सॉल्व करने का। तो ऊपर मेंशन कर लेना बेटा, जहां पे तुम आज डेरिवेशंस करने जा रहे हो इक्वेशंस ऑफ मोशन की, तो ऊपर लिख लेना दिस इज द ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड होगा? ग्राफिकल, जिसमें ग्राफ की हेल्प ली जाएगी, ठीक है। अब ग्राफ मैंने तुम्हारे सामने बेटा बना दिया है। अब बात करते हैं कंसिडरेशन क्या होता है। देखो ये 9th क्लास से स्टार्ट हुई है डेरिवेशन, 8th तक अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो डेरिवेशन का मतलब है कि हम किसी फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं, कि आज हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है तो फॉर्मूला आया कहां से, दैट इज नोन एज द डेरिवेशन। जैसे तुमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, एरिया के लिए, और वॉल्यूम के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा LBH का। तो ये फॉर्मूलाज आए कहाँ से, इनको ड्राइव कैसे किया गया, वो हम जा रहे हैं आज, वो सीखने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ कुछ मानना पड़ता है, कुछ कुछ कंसीडर करना पड़ता है। तो एग्जामिनर को वो तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैंने इस चीज को ये कंसीडर किया, इस पॉइंट को ये वाला कंसीडर किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर U लिख दिया। U इज व्हाट? U इज द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट है U। तो मैं कहता हूँ ये तो इनिशियल वेलोसिटी है भाई, उसे कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि तुम U को इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हो? तो वो तुम लिखोगे अपने कंसिडरेशन में, लिखोगे कि मैंने ये चीजें कंसीडर की हुई हैं। मैंने U को इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर किया हुआ है, मैंने V को फाइनल वेलोसिटी कंसीडर किया हुआ है, मैंने T को टाइम कंसीडर किया हुआ है। ये पॉइंट्स तुम बता के आओगे, उसकी मर्जी है वो U को इनिशियल वेलोसिटी ले या इनिशियल वेलोसिटी को कुछ और ले ले, ठीक है। लेकिन नहीं, तुमने जो अपनी डेरिवेशन में जो चीज का यूज किया है, जिन अल्फाबेट्स को कंसीडर किया हुआ है, जिसके रिगार्डिंग कंसीडर किया हुआ है, वो सब कुछ तुम मेंशन करोगे अपनी कंसीडरेशन में। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डेरिवेशन अगर मुझे पेपर में इसके बिना दिख गई तुम्हारी, या ग्राफ के बिना दिख गई, या ग्राफ गलत हुआ, कंसीडरेशन गलत हुई, मैं डेरिवेशन को एट एनी कॉस्ट चेक नहीं करूंगा, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है उसको दोबारा से चेक करने का कि तुमने कंसीडरेशन और ग्राफ गलत कर दिया, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी डेरिवेशन इन दोनों चीजों पर बेस्ड होती है। जब यही गलत है तो हम आगे नहीं जा सकते। आगे ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन सॉल्व करके आ गए, इन दोनों चीजों को स्किप कराए, या फिर ग्राफ बनाए, टुट्टा फुट्टा सा एक ग्राफ बना दिया और कंसीडरेशन स्किप हो गई, या मैथमेटिकल पोर्शन कराए और तुम अपने माइंड में कहीं सोचते रहो कि मैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं। कभी भी इस धोखे में मत रहना कि मैं उस क्वेश्चन को चेक कर लूंगा। पॉइंट क्लियर हो गया ये सबको? तो देखते हैं कंसीडरेशन मैंने बेटा बहुत इजी पॉइंट्स बना दिए हैं, कि मैंने पैराग्राफ फॉर्म भी नहीं लिया। पैराग्राफ फॉर्म ना लेने के दो मेथड, दो बेनिफिट्स हैं, दो एडवांटेजेस हैं। पैराग्राफ फॉर्म में अगर लिखोगे नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं बनता, ना हमारा ना तुम्हारा, ठीक है। पॉइंट्स को हम इजीली पढ़ लेते हैं और थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगता है, तो इसलिए इसके नंबर भी ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं, कंसीडर करेंगे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा ना जिसको हमने मूव करना है, तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट। हैविंग, फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल की स्पेलिंग बेटा गलत है, तो इसको ठीक कर लो, इनिशियल की स्पेलिंग को लीजिए, ठीक है। हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, तो मैंने बताया उसको कि मैंने अपनी इनिशियल वेलोसिटी को u मान लिया, ठीक है। एग्जामिनर इसको पढ़ेगा और समझ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी इज v, मैंने फाइनल वेलोसिटी v मानी हुई है। आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद वो u वेलोसिटी v बन जाती है। स्टार्ट हुआ था u से, फाइनल हो गया v, कितने टाइम लिया उसने? vt। also having uniform acceleration a, मैं कैसे बता सकता हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? तो आंसर है ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैंने लिख दिया एज शोन इन अ ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में ये भी पता चलता है कि इसके अंदर u जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है। बताओ, कुछ मुश्किल था? तो ये ग्राफ और ये कंसीडरेशन के पॉइंट्स हर डेरिवेशन में तुम्हारे आने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा डेरिवेशंस को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट कॉमन रहेगा, ये हर सब में चलता रहेगा एज इट इज, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अब आ जाते हैं हम अपने डेरिवेशन वाले पॉइंट पे। तो स्टार्ट करेंगे बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये रहेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
ये आई थिंक अब सबको क्लियर हो रहा होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। तो इसमें बेटा तुम्हारा ग्राफ, कंसिडरेशन और इक्वेशन तीनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये ग्राफ तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंसिडरेशन तुम समझ चुके हो कि कंसिडर किया ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम t है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, शो ग्राफ में दिखा रखा है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। इसका मतलब ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तुम भी हेडिंग बनाओगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तुम एक बार ही बनाओगे, इसे बार बार रिपीट मत करना, ये पेपर में तुम्हें रिपीट करना है। अगर पेपर में 2 बार तुमसे डेरिवेशन पूछी जा रही है, मान लो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन बताओ और सेकंड इक्वेशन बताओ, तो तुम दोनों में इसको अलग अलग से लिख कर आओगे। नोटबुक्स में, अभी फेयर नोट्स में मैं तुम्हें ये एक ऑप्शन दे देता हूँ कि हाँ इसको एक बार लिख लो लेकिन कॉमन कर दो, ऊपर लिख देना कॉमन फॉर ऑल इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये कॉमन हो जाएगा फॉर ऑल इक्वेशंस, ठीक है। क्या क्या कॉमन हो जाएगा? ग्राफ और कंसिडरेशन, ठीक है बेटा। कम टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन, प्रूफ करते हैं इसको। इसमें हम एक बहुत इजी है बेटा, ये बहुत इजी इक्वेशन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पेपर में नहीं आती है, बट ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आती तो इसको मैं समझो ना, इसका यूज बहुत है लाइफ में। एज वी नो, हम क्या जानते हैं, हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इट्स ओके, अगर जानते हैं तो ठीक है। फिर आ जाते हैं ग्राफ की हेल्प लेते हैं, फ्रॉम ग्राफ, यहाँ पे लिखा ग्राफ, एक्सेलरेशन को मैं ए लिख देता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो ग्राफ में वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन से अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो आंसर है सी और डी। ये v माइनस यू को कौन रिप्रेजेंट करता है? सी और डी रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो गैप है ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे लिख दूंगा सी डी। सी डी का मतलब क्या है? अगर मैं अपने ग्राफ में सी डी को ऑब्जर्व करूंगा तो वहां पे मुझे चेंज इन वेलोसिटी नजर आएगा, ठीक है। और कितना टाइम लगेगा? तो टाइम है ओ से लेकर ई तक, तो यहाँ लिख दूंगा ओ ई। आई होप यू आर गेटिंग टू मी, यू आर गेटिंग ऑल पॉइंट्स। कि फ्रॉम ग्राफ लिखेंगे, बहुत सिंपल है, सिंपल। हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लिखा है एक्सेलरेशन का, फिर हमने यहाँ लिखा ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज इन वेलोसिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि सी डी रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी इन द ग्राफ, तो सी डी लिख देंगे। ओ ई रिप्रेजेंट्स द टाइम स्लॉट इन द ग्राफ, तो यहाँ ओ ई लिख देंगे। फिर यहाँ पर एक पॉइंट लिख देंगे पुट वैल्यूज फ्रॉम ग्राफ, कि अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दो ग्राफ में से, तो मैं ए को एज इट इज ए लिखूंगा। अब सी डी की वैल्यू ग्राफ में है v माइनस यू, तो यहाँ लिखूंगा v माइनस यू। ओ और ई की वैल्यू है t, तो यहाँ लिखूंगा बेटा t, ठीक है। ये बेटा दिस इंप्लाइज होता है, इसको इक्वल टू नहीं लिख देना, ये अगर ये एरो नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ये इक्वल टू बन जाएगा। ये इतने सारे, ये एक ही इक्वेशन में दो दो इक्वल टू नहीं आ सकते, एक इक्वेशन में एक इक्वल टू अलाउड होता है, ठीक है। तो इक्वल टू का बेटा मतलब होता है, ये देखो, ये मतलब होता है कि यहाँ पर तुमने क्या किया, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। अब अगर मैं एक और इक्वल टू लगा दूं तो यहाँ कौन सी साइड लिखूं? 3 साइड तो होती ही नहीं है, ठीक है, 2 ही साइड्स होती हैं हमारे पास। इसलिए बेटा एक इक्वेशन जो बनाते हो मैथ्स की, उसमें सिंगल इक्वल टू लगाया करो, डबल इक्वल टू नहीं अलाउड होता। तो बेटा यहाँ पर इसलिए इक्वल टू ना लगा के दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज का मतलब होता है इसके बाद का स्टेप ये आने वाला है। दिस इंप्लाइज, इससे ये पता चलता है, इसका ये प्रॉपर मीनिंग है, इससे ये पता चलता है दिस इंप्लाइज। अब देखो ये इक्वेशन है, जो इस इक्वेशन में सिंगल इक्वल टू आ रहा है, ये वाला दिस इंप्लाइज है, दिस इज नॉट इक्वल टू। अगर ये वाली इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो इसमें भी एक ही इक्वल टू है, हर इक्वेशन में एक इक्वल टू मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, इस t को a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 80, ठीक है, इज इक्वल टू v माइनस यू। उसके बाद क्या बना दिया हमने बेटा, v माइनस यू। तो समझ पा रहे हो ना, ये 80 और v माइनस यू यहाँ पे रह गया, इसको रीअरेंज कर दिया, u को इधर ले आया, तो यहाँ पे क्या रह गया, v, ये है v। बेटा v और u में थोड़ा डिफरेंस रखना, मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको ऐसा सर्कल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को v और u चेक करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो इन योर एग्जाम। तो प्लीज कीप सम डिफरेंस इन राइटिंग ऑफ द v एंड u। तो यहाँ पर बेटा ये v है, u को इधर लेकर आएंगे, इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का u प्लस 80, ये आ गया v इज इक्वल टू u प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की। तो अगर कोई यहाँ पर देख पा रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही है। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को तुम रीअरेंज करते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी की रीअरेंजमेंट करके तुमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बना ली। कैसे रीअरेंजमेंट करा, t को इधर लेकर आए,
AT बन गया v माइनस u, ठीक है, u को इधर ले आए तो v इक्वल टू u प्लस AT आ गया। तो इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। ये एक बहुत छोटी सी इक्वेशन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी मुश्किल से बनता है इसका। तो हमने कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ तुम्हें बताना है, कंसिडरेशन तुम्हें बतानी है, तो उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें लिखना है, यहाँ पर लिखना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फिर लिखना है फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ में से चेंज इन वेलोसिटी को ढूंढकर टाइम को ढूंढ के अल्फाबेट्स लिख देने हैं, फिर उनकी वैल्यूज को ढूंढ के पुट करके रीअरेंज कर देना है, एक्चुअल में वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, फिर उसको रीअरेंज करोगे आंसर आ जाएगा। आई होप कि तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो आते हैं कम्स टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Yes, now board is clear to all, I think. Okay. So better come to the second equation of motion right now. Second equation of motion. फिर से हम इसमें बेटा वही पॉइंट आ जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखना कितने यूजफुल पॉइंट्स हैं। कल मैंने तुम्हें ग्राफ बनवा कर एक नोट लिखवाया था ना कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो एरिया अंडर द स्लोप निकाल लो, ठीक है। यही कारण था कि मैंने यहाँ डॉटेड डॉटेड लाइन बनाई थी, ऊपर ट्रायंगल कर दिया था, नीचे रेक्टेंगल बना दिया था, ठीक है। तो बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हेडिंग बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डन हो चुका है, ऐसे का ऐसे ही तुम उस पे बॉक्स बना के लिखोगे दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कंप्लीट हो चुका। कम्स टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हियर वी गो। एज वी नो, हम फिर क्या जानते हैं, वही नोट वाला पॉइंट लिख दो जो कल हमने नोट करके लिखा था। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्लोप ऑफ VT ग्राफ। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्लोप ऑफ VT ग्राफ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं S से, तो मैंने लिखा S। area under the slope of VT graph, this is the VT graph, this is the slope and this is the area under the slope। ये सारा एरिया है जिसमें ट्रायंगल भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों का अगर एरिया हम प्लस करेंगे तो डेट मींस मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ऑफ ट्रायंगल ले लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिव्स यू द कंप्लीट एरिया अंडर दिस स्लोप। इस स्लोप के नीचे का कंप्लीट एरिया तुम्हें मिल जाएगा। हमने लिखा ना, पहले तो फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस इज इक्वल, बेटा देखो ध्यान रखना VT ग्राफ में जब भी डिस्टेंस निकालने की बात हो तो एरिया अंडर द स्लोप निकालोगे। न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इस चीज पे, ठीक है। तुम्हें ग्राफ देके डिस्टेंस पूछा जा सकता है तो ग्राफ में से तुम क्या ढूंढ लोगे, ग्राफ में तुम उसके स्लोप के नीचे का एरिया निकाल लोगे, उसी को तुम डिस्टेंस बोल दोगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने सिंपल वही कह रहा था ना बेटा, खुद ऑब्जर्व करो ना इस चीज को कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 5th 6th क्लास वाले फॉर्मूलाज बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इसको भी अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो ग्राफ मैंने इतनी बार तुम्हें समझा दिया तो कुछ भी नहीं रह जाता बेटा, फिर इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग स्टडी सीरियसली। तो प्लीज बी सीरियस इन योर स्टडीज, और जो कर रहे हैं जिनको समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो तुम्हारी क्वेरीज है बेटा जरूर मुझसे व्हाट्सएप पे क्लियर करें। अपना नाम और क्लास विद सेक्शन मुझे जरूर नीचे मेंशन करेंगे, क्योंकि मेरे पास बेटा नंबर सेव नहीं होता है सबका, तो अपना नाम और क्लास विद सेक्शन मुझे बता देंगे नीचे कि सर माय नेम इज दिस, माय क्लास इज दिस, तो मैं फिर वो क्वेरी तुम्हारी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया बेटा हाफ बेस इनटू हाइट, सबको इसका एरिया का फॉर्मूला पता है ट्रायंगल के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वेरी गुड। अब लिखते हैं बेटा फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था फ्रॉम ग्राफ। अब जैसे हम फ्रॉम ग्राफ लिखते हैं तो हमें ग्राफ में इनके वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, इनके अल्फाबेट्स, इनकी लेबलिंग ढूंढनी पड़ेगी। तो एस को तो ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा हाफ का हाफ आ गया। अब बेस, बेस किसका, ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल पे आ जाओ, ये रहा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का बेस है AD, ठीक है, ट्रायंगल का बेस है AD, तो यहाँ पर लिख दिया AD। ध्यान से देखना बेटा, तभी मैं कह रहा था कि जो इसमें मेंशन करोगे ना ABCD, वही तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम ग्राफ लिखते हो जब, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा था फ्रॉम ग्राफ CD, क्योंकि यहाँ पर CD था। ऐसा ना हो कि तुमने ग्राफ कहीं और से कर लिया और इसको अलग से क्रैम कर लिया और
मिक्स कर दिया, गलत हो जाएगा, हम चेक ही नहीं करेंगे फिर उस चीज को। ठीक है, तो बेस यहाँ पर है बेटा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग AD, तो यहाँ पे लिख देंगे AD, और हाइट है ट्रायंगल की, हमारे ट्रायंगल की हाइट है यहाँ पर बेटा CD, तो यहाँ पे लिख देंगे CD। अच्छा, कईयों के माइंड में अगर आ रहा है कि ये CD क्या AB के बराबर है, तो आंसर है हाँ AB के बराबर है। जैसे यहाँ पर A और D, O और E दोनों इक्वल चलेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं E और D, और यहाँ पर O और A ये भी इक्वल चलेंगे, क्योंकि बेटा पैरेलल है ना, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, पैरेलल भी होंगी। O और E, A और D ये भी ऑपोजिट साइड्स है, तो इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। तो ये इनमें कंफ्यूज मत रहना, ये इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर AD लिखा हुआ है, दिस इज द AD इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल एंड CD इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। गुड, नाउ कम्स टू द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल पोर्शन में आ गया। ठीक है, तो रेक्टेंगल के अंदर लेंथ ढूंढ लेते हैं बेटा। OE लेंथ लिखी हुई है यहाँ पर, OE, तुम चाहे AD लिख दो तब भी गलत नहीं होगा, OE और AD बोथ आर इक्वल। ठीक है, मैंने OE लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेड्थ ढूंढ लो बेटा, ब्रेड्थ में मैंने लिखा हुआ है E इंटू D, ED लिखा हुआ है, तुम चाहे OA लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेस को हमने क्या लिया बेटा, AD ले लिया। ठीक है, यहाँ ग्राफ में चेक कर सकते हो तुम, ग्राफ में आ रहा है ये AD पॉइंट। हाइट को क्या लिया हुआ बेटा, CD लिया हुआ है। ट्रायंगल रेक्टेंगल की बात करेंगे तो दिस इज द लेंथ OE एंड दिस इज द ब्रेड्थ ED। ठीक है बेटा, अगर जैसे यहाँ पर हमने ये पहले ग्राफ में से मेंशन कर दिया, लेबलिंग कर दी, उसके बाद हमने वैल्यूज को पुट किया, सेम यहाँ पर करेंगे, पुट वैल्यूज फ्रॉम ग्राफ। अब ग्राफ में से वैल्यूज को फटाफट से पुट करते चले जाओ, देखते जाओ क्या मैंने ठीक किया हुआ है। तो S को S लिखा हुआ है, हाफ को हाफ लिखा हुआ है, AD का मतलब है OE का मतलब है T। ठीक है ना, ये सारे इक्वल हो गया ना, ये पैरेलल है, तो ये किसके बराबर है, OE T के बराबर है। OE अगर T है तो AD भी T होगा, तो AD की जगह में लिख दिया T। वेरी गुड। तो CD बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, CD को क्या लिखना है, V माइनस U, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर बात आती कंप्लीट CE की तो हो जाता V, बात आती E और D की तो हो जाता U, लेकिन बात आई है C और D की, C और D है किसके इक्वल, V माइनस U, तो CD को लिख देंगे बेटा यहाँ पे V माइनस U। आई होप कि तुम्हें ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, ओके, V माइनस U लिख दिया बेटा, सबको क्लियर हो रहा है ना। हाफ AD की वैल्यू पुट कर दी है ग्राफ में से, CD की वैल्यू पुट कर दी है, OE देखो OE T है तो उसको T लिख दिया, ED को ED ओरिजिन से यहाँ तक U है, या OA लिख लो U है, तो ED की वैल्यू U है, तो ED की वैल्यू यहाँ पे मैंने U मेंशन कर दी। आई होप कि सबको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आगे आते हैं बेटा, फिर मैंने इसको क्या किया, S इज इक्वल टू हाफ V माइनस U को हमेशा ब्रैकेट में रखना, नहीं तो V मल्टीप्लाई होगा U मल्टीप्लाई। देखो ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, ब्रैकेट को हम कुछ नहीं समझते, लेकिन ब्रैकेट सेंस बदल देती है। अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं यहाँ से, ऐसे लिख दूं इसको V माइनस U, अब इसका मतलब है कि V इस T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन U T के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, U अलग है माइनस का, तो नहीं, ये पूरा का पूरा, ये देखो ना यहाँ पे AD के साथ पूरा CD मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाए T के साथ, तो ब्रैकेट बना देंगे V माइनस U। अब V माइनस U ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा T के साथ। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा। हाफ T V माइनस U आ गया, प्लस ये T इंटू U, UT बन जाएगा, ये UT, T और U को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा हाफ V माइनस U इंटू T प्लस UT। उसके बाद बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो प्लीज पुट इक्वेशन नंबर 1 देयर। नाउ कम्स हियर, as we know that first equation of motion, where is the first equation of motion, look at it, this is the first equation of motion, now we will use it। अब कैसे इसको यूज करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं उसकी, हमने ली है हेल्प, कहाँ पे ली है देखो, v is equal to u plus at, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v is equal to u plus at, मैंने u को is equal to के इधर ले लिया, अगर मैं u को is equal to के इधर लूंगा, ये वाला स्टेप देखो, बैक स्टेप पे जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं u को is equal to के इधर लूंगा दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा, तो वो बन गया v minus u is equal to, उधर रहेगा 80। ये स्टेप सबको समझ आ गया। अब तुम्हारे पास v minus u
की वैल्यू आ जाती है 80, मतलब v माइनस यू किसके बराबर आ जाता है, इक्वल किसके आ जाता है, 80 के इक्वल आ जाता है। 80 लिखो या v माइनस यू लिखो, दोनों का मतलब एक है क्योंकि बीच में इक्वल लग चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ v माइनस यू इन इक्वेशन 1। मैं इस v माइनस यू की जो वैल्यू 80 मेरे को मिली है उसको पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में देखो v माइनस यू कहां पर है, ये रहा v माइनस यू। इस v माइनस यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इस v माइनस यू की जगह पे मैं लिखूंगा 80। 80 को जब यहाँ पे पुट करूंगा तो इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बन जाएगा 80, ये वाला t मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, देखो 80, एक t बाहर है तो ये हो जाएगा t अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो 80 स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 स्क्वायर। तो ठीक है बेटा, अब यहाँ पर फाइनल इक्वेशन आने जा रही है हमारी इस स्टेप के बाद। देखो इस स्टेप के बाद ये लिखा तुमने, ये इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को रीअरेंज किया, u को इधर लेकर आए, v माइनस यू बना गया, 80 के बराबर आ गया। वैल्यू लिख दी, पुट वैल्यू ऑफ v माइनस यू इन इक्वेशन 1। पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ रही है, दिस इंप्लाइज s का s है इज इक्वल टू ut को मैं पहले लिख लेता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस का प्लस लगा, ये वाला पोर्शन बाद में लिख रहा हूं, बस वैसे ही क्योंकि इस चीज को हम ज्यादा लर्न करते हैं। हाफ का हाफ लगा, इसकी जगह पे मैंने जब 80 लिखा और t मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन गया 80 स्क्वायर, तो यहां लिख दिया हाफ 80 स्क्वायर। इसके ऊपर बॉक्स बना दीजिएगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा याद करनी है ये इक्वेशन, तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus 80, सेकंड इक्वेशन s is equal to ut plus half 80 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। देख इसमें एक चीज तुम ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे इसके अंदर, तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि हर इक्वेशन में a जरूर होगा, बाकी कोई चीज मिस हो सकती है लेकिन a किसी में मिस नहीं होगा। इसमें a था, इसमें भी देखो a है, इसमें एक चीज मिस है, कौन सी, तो आंसर है इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसमें कहीं फाइनल वेलोसिटी नहीं है, देखो उसमें फाइनल वेलोसिटी है v। फिर इसमें डिस्टेंस नहीं है, इसमें डिस्टेंस है, समझ पा रहे हो ना। तो इसका जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इसलिए इनके कुछ नेम अलग हो जाते हैं। तो याद रखना कि बेटा इसमें डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस नहीं है, मतलब लेकिन a सब में मिलेगा। एक इक्वेशन रह जाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हम कल की क्लास में कवर अप करेंगे। तो यहाँ तक बेटा बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान में रखना। कल मैं एक काम करूंगा, या चलो ये कंसिडरेशन में दोबारा से नहीं लिखूंगा, कल ग्राफ में फटाफट से बना लूंगा। और तो इतना काम बेटा तुम कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना उसके लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से इनको याद होना चाहिए। अच्छा आज का तुम्हारा होमवर्क है कि इसको तुम्हें फेयर नोटबुक में लिखकर फिर एक बार रिवाइज करके फिर रफ नोटबुक में दोबारा लिख के मुझे पिक्स भेजनी है दोनों की। तो मेरे पास डबल पिक्स आनी चाहिए इसकी, एक फेयर नोटबुक की पिक आनी चाहिए और तुम नीचे मेंशन करोगे फोटो खींच के फेयर नोटबुक, फिर उसके बाद जब फोटो खींचोगे फिर मेंशन करोगे रफ नोटबुक, ठीक है। एक में तुम्हें दोनों में सेम कलर का पेन यूज नहीं करना, या तो एक में पेंसिल यूज कर लेना, एक में पेन यूज कर लेना, या एक में ब्लैक पेन यूज कर लेना, एक में ब्लू पेन यूज कर लेना, ऐसा ना हो सेम ही तुम मुझे भेज दो वापस। तो एक बार फेयर नोटबुक में ब्लू पेन से लिखेंगे और रफ नोटबुक में इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और मेरे को दोनों, ठीक है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीडियो शाम तक मेरे पास बाय 5 PM तक मेरे पास वो पिक्स तुम्हारी आ जानी चाहिए, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। और जो असाइनमेंट्स वगैरह रहेंगी वो अलग है, ये मैंने होमवर्क दिया तुम्हें, ये बहुत सीरियसली इस होमवर्क को तुम्हें लेना है, बहुत सीरियसली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है, प्लीज इन बातों को सीरियस लेना बेटा। जो मैं आज कर रहा हूँ बहुत सीरियस लेक्चर है तुम्हारा आज का, ठीक है। और एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कल का भी बहुत सीरियस लेक्चर हो जाएगा। तो ये अच्छे से समझ लो बेटा, ये s = ut + हाफ 80 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी याद करते हैं बेटा, इसको लिखो, इसकी ना इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या और क्या बोलते हैं, तो आंसर है देखो इसमें वेलोसिटी है और टाइम है, तो इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये भी तुम्हें पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। ये बेटा मेंशन कर लो फर्स्ट इक्वेशन के आगे, मैंने तो सिंपल लिखा ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मे भी पेपर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ना पूछ के तुमसे बोल दिया जाए जस्ट प्रूव द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो तुम सोचते रहोगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सा है। ये मैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्यों है, क्योंकि इसमें बेटा वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी है, इनिशियल भी है और फाइनल भी है और टाइम भी है, तो इसलिए ये कंप्लीट वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। एक्सेलरेशन की बात नहीं करनी क्योंकि एक्सेलरेशन सब में आता रहेगा, एक्सेलरेशन को छोड़ दो, इनके ऊपर बेस देखो कि हाँ ये वेलोसिटी दोनों इनिशियल भी और फाइनल भी, अगर दोनों वेलोसिटी है तो वहां वेलोसिटी वर्ड आ जाएगा, टाइम है तो टाइम वर्ड आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें बेटा दोनों वेलोसिटीज नहीं है, ठीक है, इसमें एक वेलोसिटी मिस हो जाती है फाइनल वेलोसिटी,
तो हम इसमें वेलोसिटी वर्ड दें या ना दें, खुद सोच कर देखो, लेकिन इसमें डिस्टेंस जरूर है। तो ये डिस्टेंस टाइम रिलेशन है बेटा, क्या है ये, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो यहां पर मेंशन कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। और फिर थर्ड इक्वेशन को देखेंगे, क्या बोलते हैं, दिस इज द डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ये नाम बेटा इनके, ये इक्वेशंस के आंसर्स के ऊपर बेस्ड है ये नेम, कि ये जो आंसर्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा एग्जामिन करने के बाद ये नेम बता दिया जाता है कि यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, बट वेलोसिटी वर्ड नहीं आएगा क्योंकि इसमें दोनों वेलोसिटीज नहीं है, फिर टाइम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख सकते हो, टाइम भी लिख सकते हो, वेलोसिटी नहीं लिखोगे। यहाँ पर बेटा दोनों वेलोसिटीज आ रही हैं और टाइम आ रहा है, इसलिए यहाँ वेलोसिटी टाइम रिलेशन लिखेंगे। आई होप यू गॉट दिस फ्रेंड। तो हैव अ नाइस डे बेटा, गो अहेड, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो इन इक्वेशंस को। आज का दिन ये इक्वेशंस के नाम और कल का दिन इक्वेशंस के नाम करते हैं, और फिर उसके बाद पूरे मोशन चैप्टर में, पूरे मोशन चैप्टर के ये लगा लो कि सम्राट बन जाएंगे फिर हम। अगर ये इक्वेशंस नहीं करी फिर मोशन चैप्टर भूल जाओ, कभी भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। हैव अ नाइस डे, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, बी प्रोटेक्टेड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ योर स्टडीज एज वेल। गुड बाय बेटा।